ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अब विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में, और मैंने कहा था इसके बाद हमारा इतिहास में मौर्य वंश आएगा। तो आज हम आपके सामने मौर्य वंश आपका नेक्स्ट चैप्टर लेके आए। तो मौर्य वंश का टाइम पीरियड दे रखा है 322 से 185 बीसी। 185 बीसी वहाँ पर थे जहाँ पर बृहद्रथ की हत्या की जाती है। अंतिम मौर्य सम्राट 185 में वापस समाप्त हो जाएगा, लेकिन उससे पहले से बहुत कुछ हुआ वो हम समझेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, लास्ट क्लास में बताया था। कौन था नंद वंश का अंतिम संस्थापक? घनानंद। तो घनानंद को मार के मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य ने। यानी किसको मारा? घनानंद। और क्या बन गया? मौर्य वंश की स्थापना हो जाएगी। तब ये स्थापना क्या, मौर्य राजा हो गया तो मौर्य वंश की स्थापना हो गई। अब मौर्य क्या है वो समझो। पहले तो इसके स्रोत देखो, इसकी जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है कौटिल्य की। कौटिल्य में बात कर लो। कौटिल्य कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो इकोनॉमिक नहीं है, वो लोक प्रशासन का पॉलिटिक है, ध्यान रखना। इकोनॉमी बता रहे नहीं गलत है, लोक प्रशासन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, ठीक है। पुस्तक गलत जाएगा। अर्थशास्त्र की पुस्तक नाम है उसका अर्थशास्त्र, लेकिन वो इकोनॉमी से ऊपर नहीं है, वो लोक प्रशासन के ऊपर है, पॉलिटिक ऊपर है, ठीक है। तो बचपन नाम क्या था कौटिल्य की? विष्णुगुप्त। याद करो विष्णुगुप्त। इन्होंने एक पुस्तक दी अर्थशास्त्र, उसमें 15 खंडों में बनाई जाए पुस्तक वो आगे मैं चर्चा करूंगा इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो वो अर्थशास्त्र इंडिका, ये मेगास्थनीज एक लेखक है विदेशी, मेगास्थनीज। मुद्दा राक्षस के लेखक, इसके लेखक थे विशाख दत्त ने लिखी। ये विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्दा राक्षस। ये मेगास्थनीज की है, मेगास्थनीज इंडिका, भाई मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र वो क्या इसका है, कौटिल्य लिख लो, चाणक्य लिख लो, जो अच्छा लगे वो लिख लो, ठीक है, या विष्णुगुप्त लिख लो, ठीक है। तो इन सारी पुस्तकों से भी हमें जानकारी कौन से वंश की मिलती है? मौर्य वंश की। तो कुछ वहां से दिया गया। अच्छा, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी है, स्तूप, गुफा, अभिलेख। अशोक ने तो बहुत सारे अभिलेख बनवाए थे, बहुत सारी गुफाएं बनवाई थी। तो उन सारे से सबका इस मौर्य वंश का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब इसका देखो मौर्य के बारे में देख लो। मुद्दा राक्षस पुराण कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि ये शूद्र था। क्या था? शूद्र। लेकिन मोस्टली जो बौद्ध ग्रंथ है, माने जैन ग्रंथ हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मानते हैं? क्षत्रिय। और ये मुद्दा राक्षस जैसे पुराण जैसे हैं, जो हमारे पुराण है, जो मैं वैदिक काल पढ़ाया था, वो सारे क्या मानते हैं? शूद्र। पुराणों की संख्या कितनी थी? ये वैदिक काल मैंने आपको पढ़ाया था, बताना सोच समझ के इस कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। कुछ यूनानी लेखक हैं और भी देखते हैं इसके बारे में। कुछ यूनानी लेखक है जिसका नाम है जस्टिस स्ट्रैबो। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अपनी पुस्तकों में लिखा है सेंट्रोपोटस। अलग अलग नाम अपनी लैंग्वेज सेंट्रोपोटस। एप्पियन प्लूटार्क, ये भी यूनानी लेखक है, इन्होंने प्रयोग किया है सब एंट्रोपोटस। तो सेंट्रोपोटस, एंट्रोपोटस, जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप इसका कॉमन सेंस लगाना है किसके बारे में बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस बात की पहचान, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, इस इंसान ने किया विलियम जॉनसन, ठीक है। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ सेंट्रोपोटस, ठीक है। तो बाद में पहचान की विलियम जॉनसन। अच्छा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विवरण दे रहा है, काउंट दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका फेमस याद रखना मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना तो करी थी घनानंद को मार के। 305 बीसी में से एक युद्ध लड़ा था सेल्यूकस निकेटर से। सर सेल्यूकस कौन था? कुछ नहीं था, सिकंदर तो लौट गया था। सिकंदर तो पता ही है, जब सिकंदर के मरने के बाद इसने अपनी वहां पे सत्ता बनाई। अब चूंकि सिकंदर का सपना था भारत पर आक्रमण, तो उसकी सपने को पूरा करने के लिए बाद फिर से भारत आया युद्ध लड़ने के लिए। हाँ, तो फिर इसका अब सिकंदर तो कर नहीं पाया, वो बचा हुआ काम कौन करेगा? सेल्यूकस निकेटर युद्ध करने आया। युद्ध में बुरी तरह से हार हुई। जब हार हुई तो 500 तो हाथी देने पड़े, जो हारेगा उसको सर निभानी पड़ेगी। तो सर हुई 500 हाथी दिए, प्लस अपनी पुत्री हेलेना की शादी किसके साथ करनी पड़ी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अरे युद्ध कौन जीता? चंद्रगुप्त मौर्य, तो किसके साथ शादी करनी पड़ेगी? चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, ठीक है। तो ये इसने युद्ध इसका ध्यान रखना सेल्यूकस निकेटर के बारे में, ठीक है। अच्छा, 298 बीसी के आसपास ये सिरवड़ बेलगोला कर्नाटक तरफ पड़ता है। चूंकि जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसकी मृत्यु होती है संतारा पद्धति द्वारा। संतारा पद्धति जैन धर्म काफी प्रचलित पद्धति है, तो संतारा पद्धति द्वारा इसकी मृत्यु होती है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के अगर साम्राज्य की बात करें
उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत आपने सुना होगा अच्छी तरह से, तो अफगानिस्तान वाले इलाके में पड़ता है। दक्षिण में कर्नाटक तक, यानी ऊपर इसका साम्राज्य था अफगानिस्तान के आसपास से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, पूरब में मगध पड़ता है बिहार में, वहां से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र पड़ता है, गुजरात में आजकल। लगभग मैं कह सकता हूँ इसने अखिल भारत की स्थापना की, यही पहला शासक था। अखिल भारत साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। देखो ना पूरे भारत पर, कहाँ अफगानिस्तान से लेके कर्नाटक तक, और उधर पूरब में बिहार से आगे से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र गुजरात तक। तो गुजरात के आगे तो समुद्री एरिया से हो जाता है, तो पूरे पर फैला हुआ है, तो कह सकते हैं अखिल भारत साम्राज्य की स्थापना इसीलिए की। अखिल भारत का मतलब है पूरे यूनाइटेड इंडिया, ठीक है। अच्छा, किस धर्म का समर्थक था चंद्रगुप्त मौर्य? जैन धर्म। आगे कुछ बौद्ध धर्म के भी होंगे, लेकिन इसका ध्यान रखना जैन धर्म का, संतारा पद्धति जैन धर्म में होती है, ठीक है। तो ये अच्छा, इसके बाद इसका पुत्र हुआ बिंदुसार। देखो समझ लो, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो बिंदुसार था, वो किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसकी माता का नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था, ठीक है। इसे यूनानी लेखक यानी यूनानी साहित्य में कहा गया अमित्रगाथ। पूछा था अमित्रगाथ किसके लिए सब प्रयोग हुआ है? बिंदुसार के लिए, यूनानी लेखक कहते हैं। अच्छा, बिंदुसार इसका नाम क्यों पड़ा वो भी समझ लो रीजन। जब ये जिसका जन्म हुआ था तो इसके मस्तक होता है, मस्तक, उसके मस्तक पर बिंदु था, इसीलिए इसका नाम रखा गया बिंदुसार, ठीक है। एंटियोकस एक सीरिया के, थोड़ा याद रखना है फैक्ट है, सीरिया के राजा एंटियोकस ने इसने मीठी मदिरा मांगी, सूखी अंजीर मांगी, दार्शनिक से बोला ऐसा करो आप मुझे ये चीजें दे दो। सीरिया का राजा था एंटियोकस प्रथम, उससे मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, दार्शनिक, लेकिन वो मीठी मदिरा भी दे देता, मदिरा शराब वही अल्कोहल, सूखी अंजीर देता, दार्शनिक नहीं देता, ठीक है। दो चीजें दे देता है। आपस में कम्युनिकेशन हुआ होगा, राजाओं ने कुछ चीजें मांगी होंगी, ठीक है। दूसरा, इसने एक राजदूत भेजा, डायमेकस राजदूत, एक राजदूत का नाम है डायमेकस। अपना राजदूत किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार ने। किसने? एंटियोकस ने, ठीक है, ध्यान रखना। एक मिस्र का आया था टॉलमी सेकंड, उसका राजदूत था डायनीसियस, उसको भी किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार, ठीक है। कुछ ही नाम याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि राजदूत किसके दरबार से आया था, किसने भेजा था, ठीक है। तो दो राजदूत आए थे इसके, सीरिया में भेजा था डायमेकस नाम का, एक मिस्र के राजा भेजा था डायनीसियस नाम से, इसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। यह बौद्ध धर्म के आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और अभी ये कौन से धर्म का फॉलो करता था? जैन धर्म को, ये बौद्ध धर्म को, ठीक है, याद रखना। इसके बाद इसका पुत्र बनता है कौन? अशोक। अशोक के पिता का नाम हो गया बिंदुसार, अशोक की माता का नाम था, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, शुभद्रांगी, शुभद्रांगी, ठीक है। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी, ठीक। राजा बनने के समय काफी बार एग्जाम में पूछा गया अशोक कहाँ का राज्यपाल था या कहाँ का शासक था, राज्यपाल भी बोल सकते हैं, तो अवंती उज्जैन का ये राजा हुआ करता था, राज्यपाल हुआ करता था। अशोक की पत्नी देख लो, देवी इसकी पहली पत्नी है, उसी का पुत्र था संघमित्रा, एक पुत्री थी इसकी संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा का नाम सुना होगा। तो ये इसी के दो बेटे थे जिनको बाद में विदेश में प्रचार के लिए भेजा था बौद्ध धर्म के लिए। तो देवी इसकी पहली पत्नी, एक पत्नी थी इसकी तिस्रक्षिता, दिव्य दान के अनुसार, विज्ञान बौद्ध ग्रंथ है। एक इसकी पत्नी थी कारुबाकी का बना है ये, रानी अभिलेख से इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? कारुबाकी की, अशोक की एक पत्नी थी कारुबाकी, इसकी जानकारी है रानी अभिलेख से मिलती है। रानी अभिलेख है आपका इलाहाबाद में, ठीक है। अच्छा, तिस्रक्षिता अशोक की भी पत्नी थी, इसकी जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ है दिव्यदान, ठीक है, याद रखना। कुछ ऐसा बौद्ध ग्रंथ भी बताता है कि ये पत्नी थी, ये उससे मिला, ठीक है। अच्छा, एक पत्नी और थी अशोक की असंधिमित्रा, याद रखना। तो एक पत्नी, दो पत्नी, तीन पत्नी, चार पत्नी, एक पत्नी और थी जिससे कुणाल का जन्म हुआ, पांच पत्नी, पद्मावती, ठीक है। अशोक की पुत्री का नाम था पद्मावती, ठीक है। अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 BC में। अपने राज्य अभिषेक के ठीक 8वें वर्ष बाद 261 में कलिंग पर आक्रमण करता है, और वहां पर लाखों लोग मारे जाते हैं, बस उसका हृदय पिघल जाता है। और 261 जब आक्रमण होता है उसके बाद जब इसका हृदय पिघलता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है, तो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चल देता है। लेकिन कलिंग पर आक्रमण करता है तो तोसाली पर ध्यान रखना, कलिंग की राजधानी के टाइम तोसाली थी, उस पर अधिकार कर लेता है, तोसाली, याद रखना, ठीक है, तोसाली।
और जब आक्रमण होता है आपको पता ही, बहुत सारा जनधन की हानि, तो बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखे, बहुत सारे बृहद लेख लिखे, लघु लेख लिखे, गुफाएं बनवाई, वो सारे मैं दूसरे वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, उसका एक अलग से बनाऊंगा वीडियो। अच्छा, अशोक के उत्तराधिकारी बात करें। अब इसके बाद कुछ जो राजा हुए वो ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं, उनके बस नाम मात्र के थे। तो उसमें इसका पुत्र कुणाल था, कुणाल के बाद फिर राजा जो बना है उनसे दशरथ, फिर संप्रीति, शादी सुलभ, देववर्मन, सत्यधनुष, और लास्ट में ध्यान रखना मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था बृहद्रथ। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया था। बृहद्रथ याद रखना 185 बीसी, 185। हाँ, बस इसके बाद ये वंश समाप्त हो जाता है। तो अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में अशोक के बारे में चर्चा होगी कि अशोक ने कुछ सिग्निफिकेंस कार्य किए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।